भारत को आज़ादी मिली 1947 में। उसके बाद 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था 1974 में, जिसके बाद हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न बन गया था। उसके 10 साल बाद 1984 में राकेश शर्मा प्रथम मंत्री की यात्री, याद है आपको? कांग्रेस के शासनकाल में गया। नहीं याद नहीं है तो फिर आप सवाल क्यों कर रहे हो? मैंने तो ऐसा सवाल किया जो तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। आपकी रही बात स्लो तरक्की की, किस चीज में स्लो करा उन्होंने? शुरू से ही कांग्रेस विकास के अंदर तेजी लाती, तो ये नहीं, तो ये 70 साल नहीं लगता। हमारा कहने का मतलब तो ये है। और एक होती है कुतर्क। आप कहो आज बच्चा पैदा हुआ है, आज हमें आजादी मिली और आजादी मिलते ही हमारा देश दौड़ने लग जाएगा, पॉसिबिलिटी है? नहीं है ना। 2 साल का बच्चा जब 1 साल का बच्चा पैदा खड़ा होता है, धीरे धीरे पैदल चलना सीखता, आप उसे कहोगे तू तो 6 महीने का हो गया, इतना टाइम हो गया, दौड़ क्यों नहीं रहा तू? 2 साल का सुन लीजिए, स्कूल में जाता, 5 साल का बच्चा स्कूल में जा रहा है, वो 5 साल का बच्चा नहीं जाता था, पहले भी 6 साल के बच्चे जाते थे। अरे पहले ही 5 साल पहले एडमिशन, मेरी भी 4 साल थी जब मुझे स्कूल में एडमिशन मिल गया था। आज मैं 52 साल का हूँ। आज मैं 52 साल का हूँ, जब मेरा एडमिशन हुआ था मैं 4 साल का था। समझना ही नहीं चाह रहे वो, मैं समझना नहीं चाह रहा। आप देखिए, विपक्ष कह रहा है कि भाजपा अब जो देश की परेशानियां हैं उनसे छुपने के लिए मैं कांग्रेस से गुजारिश करूंगा कि उनके टूटे हुए मकान को अगर बचाना है तो शर्मा जी को प्रवक्ता बना दे। अच्छा, टूटे हुए मकान, बिखरे हुए मकान, जिस मकान में कोई जाने को तैयार नहीं है, वो मकान प्लेटफार्म पर रहने लायक नहीं है, उस प्लेटफार्म को बचाना है तो शर्मा जी को प्रवक्ता बना दे। चलिए, मैं इनका बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगा अगर इन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला। मुझे लगता है मेरी बातें इनको समझ में आ गई है और शायद बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएंगी। बहुत धन्यवाद करूंगा सर, विरोधी होने के बावजूद भी। हाँ जी, ये बताइए, विपक्ष कह रहा है कि उनके पास देश की परेशानियों को छुपाने के लिए वो बार-बार नेहरू जी और इंदिरा गांधी पे हमला करते हैं। कौन कह रहा है? विपक्ष। विपक्ष के पास क्या योजना है देश हित में, पहले ये बताए। दूसरी बात, इन्होंने जो 50-60 साल में देश को लूटा है, धर्म के नाम पे, पुष्टिकरण के ऊपर देश को बांटा है, देश को बिखेरा है, उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। और मैडम एक बात और है, राम की शराब कांग्रेस को राम की शराब कांग्रेस को डुबा दिया। अच्छा, राम की शराब, बाबा विश्वनाथ की शराब, कृष्ण की शराब कांग्रेस को लग गया, जो कांग्रेस उभर नहीं सकता। अब राम का श्राप लग गया कांग्रेस को, जो वो डूब गया। राम इतने बड़े हृदय के स्वामी हैं, उन्होंने आज तक कभी जिंदगी में किसी को श्राप नहीं दिया। जहाँ तक मैंने राम कथा पढ़ी है। कांग्रेस की शराब क्यों पड़ी भगवान राम का? पहले पूछो उनको, ये क्या कह रहे? राम का श्राप लगा। सबसे बड़ी बात, राम का हृदय इतना विशाल है। राम ने, जहाँ तक मैंने राम कथा पढ़ी है, जहाँ तक मैं राम जी को जानता हूँ, जितनी भी मेरी हैसियत है राम जी को जानने की, उन्होंने किसी को श्राप नहीं दिया। उन्होंने किसी को कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उन्होंने हमेशा भले की बात करी, अपने पूरे प्रजा के भले की बात करी। राम का हृदय इतना विशाल था कि जब एक धोबी ने ये बात बोली कि सीता जी वहां से रह के आई हैं तो मैं राम जी जैसा नहीं बन सकता, तो उन्होंने धोबी की बात सुन के भी उनकी सीता जी को अग्नि परीक्षा ले ली थी। राम ने किसको श्राप दिया? कभी किसी को श्राप दिया? जो राम का हृदय इतना विशाल है, राम हर एक की गलतियां माफ करते हैं। श्राप का मतलब ही नहीं उठता कि श्राप दिया है। राम दुर्वासा ऋषि नहीं थे कि जो जरा सी बात पे 1 मिनट के अंदर तो दुखी हो जाए और ले श्राप दे दिया। मैंने जहां तक राम को पढ़ा, अगर इन्होंने राम को ऐसा पढ़ा कि उन्होंने किसी को श्राप दिया हो तो मुझे बता दे। उन्होंने तो अहिल्या जो थी वो श्राप उसको मिला हुआ था, उसको श्राप मुक्त करा था। अहिल्या को श्राप मुक्त करा था, शबरी को श्राप मुक्त करा था, उसके झूठे बेर खा के उनको सबको श्राप मुक्त करा था, किसी को श्राप नहीं दिया जहां तक मैं जानता हूं। अगर इनको कोई जानकारी है तो मुझे बता दो। मैं बता रहा हूँ कैसे लगा श्राप आपको। लगा मुझे नहीं। मैं श्राप कैसे लगाया? आप क्यों लगा है ना, जो 0 हो रहे हैं, आने वाला चुनाव में 0 हो रहे हैं, यही श्राप है राम का। और क्या है कि पूरा देश आज राम राज हो गया, राममय हो गया, यही श्राप है इनको। और क्या है? दूसरी बात, राम ने श्राप नहीं दिया, श्राप दिया ईडी और सीबीआई ने भैया। आज कहते हैं अमेरिका सबसे बड़ी महाशक्ति, अमेरिका सबसे बड़ी महाशक्ति है। 1971 का जब युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को तोड़कर 2 टुकड़े बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, पीछे से पाकिस्तान की सपोर्ट में निक्सन ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था कि आप पीछे हट जाओ वरना हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। इंदिरा गांधी जी ने कहा जो कर सकते हो कर लो, मैं पीछे हटने वाली नहीं है, अब ये 2 टुकड़े होके रहेगा। क्या आज मोदी जी में वो ताकत है? मोदी जी के सुब्रमण्यम स्वामी है सांसद उन्हीं की पार्टी के, वो साफ कहते हैं आज हमारी चीन जो है 46,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन कब्जा करे बैठा है। मोदी जी में हिम्मत है चीन के बारे में जरा सी आवाज खोलने की? मैंने पहले भी इस बात का उदाहरण दिया था कि हमारे चीन बॉर्डर पे जो है, लद्दाख बॉर्डर पे हमारे मेजर शैतान सिंह जो थे उनको परमवीर चक्र मिला था चीन युद्ध के टाइम में। आज उनका स्मारक तक वहां से गायब कर दिया गया। किस वजह से? क्योंकि जिस जगह पे वो स्मारक था उस जगह को उन्होंने बफर जोन बना दिया कि ताकि हमारी आपस में कोई गड़बड़ ना हो। हिम्मत है मोदी जी की चीन के खिलाफ बोलने की, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की? ठीक, क्या
लगता है? शर्मा जी ने नेहरू जी के बारे में बहुत बड़े कसीदे बाने हैं, बहुत बड़े बड़े कसीदे बाने हैं, पर ये नहीं बताए कि इसी देश की जनता को नेहरू जी ने और विश्वास से भरा और विश्वासहीन बताया था। काम करने की क्षमता नहीं है हिंदुस्तान के लोगों को। यूरोपियन देशों की सराहना की थी वही नेहरू जी, और रही बात वही नेहरू जी का बोया हुआ बीज आज हमारे जनता और हमारे आने वाला पीढ़ी काट रहा है, जिसको मोदी जी ने हटा करके इतने बड़े काम किए हैं जो देश की जनता आज अकेले बीजेपी को 370 और कांग्रेस को 400 सीट देने के लिए तैयार है। मैंने अभी अब ये वही बात है ना कि कुतर्कों पे आ गए। अभी 2 मिनट पहले मैंने पूरा बयान पढ़वाया ना कि नेहरू जी ने कहा क्या था। इन्होंने एक लाइन मतलब की कोट कर ली, बाकी का उन्होंने कोट नहीं करा। हमारे लोग अपने ऊपर भरोसा करना भूलकर समझते हैं और लोग मदद करें। मैं चाहता हूं लोग बागडोर अपने हाथों में ले। तरक्की नापने का एक ही गज है कि कैसे हिंदुस्तान के 40 करोड़ आगे बढ़ते हैं। ये नेहरू जी का उद्देश्य था बात कहने का। भाई आप लोग आराम से नहीं बैठो, काम करो, हमारे लिए आओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप नाकारा हो, निकम्मे हो। उन्होंने कहा 40 करोड़ आगे बढ़ते हैं तो अपनी मेहनत से बढ़ते हैं और मुल्क खुशहाल होता है। ये उनका पूरा का पूरा कोटा, पूरा भाषण में निकाल के लाया हूं, लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ना। मुझे पता है आप पढ़ोगे भी नहीं, क्योंकि आपके मतलब की चीज नहीं है। आपके मतलब की चीज ये निकलेगी कि नेहरू जी ने कहा क्या, नेहरू जी ने करा क्या। अरे भैया नेहरू जी ने अगर आज ये नींव रखी नहीं होती तो आज यहाँ पे खड़े नहीं होते इस जगह पे। आप नेहरू जी को इतना कमतर आते हो। चंद्रयान जो गया उन्हीं की बदौलत है। भाषण कुछ और था, उसको मैनिपुलेट करके बताया। मैनिपुलेट कैसे बनाया? देश की जनता को मूर्ख बनाया। 70 साल कांग्रेस ने देश की जनता को लूटा और लुटवाया, खाया और खिलाया, जिसका परिणाम सुनो, जिसका परिणाम ये है कि देश की जनता ने आज बैकफुट पे लाकर के कांग्रेस को खड़ा कर दिया। और यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कहता है मोदी जी आप 400 पार है, क्योंकि कांग्रेस में विश्वास नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के बीच में जाने लायक नहीं है। किस सनातन के घर पे जाने वोट मांगने के लिए? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। इन्होंने कहा कि मतलब कांग्रेस ने 70 साल में मतलब नींव रखी, वो रखी, तो 70 साल लग जाते हैं क्या? कुछ तो स्लो चली है कांग्रेस। कैलकुलेशन सबसे गलत है। कुछ तो कांग्रेस स्लो चली है। अरे सर स्लो की बात सुन लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी कैलकुलेशन गलत है। 70 की 67 साल की बात थी। हाँ नहीं बोला तो आप सुन लो ना। सबसे पहली बात, ऐसे क्या काम है जो आपको लगा कांग्रेस ने अपने समय में नहीं किया था, अभी हो रहा है? सिर्फ एक ही मुद्दा बना, सिर्फ भारत में राज करना चाहती थी कांग्रेस। कांग्रेस को विकास से कोई मतलब नहीं था। लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस ने किया होगा, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ कांग्रेस को देश पर राज करना चाहिए था और कांग्रेस को सिर्फ राज करना चाहिए था, इसलिए कांग्रेस ने राज किया। उसको बाकी कुछ मतलब नहीं था। कांग्रेस कहना क्या मतलब है कि गुंडेराज था कांग्रेस के राज में। क्या गुंडेराज था। अरे अभी और आपको मतलब ये बताइए मतलब मोदी जी के राज में अच्छा है? आप नहीं ये आप बताइए कि मोदी जी के राज में बहुत अच्छा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो बोलिए जय श्री राम। हम महाराष्ट्र के, लेकिन हम मोदी को सपोर्ट करते। हाँ, महाराष्ट्र में हमारे जो छोटे छोटे गांव थे, छोटे छोटे ग्रामीण भाग की जाने में, खेत में जाने में या गांव में जाने में 500-600 लोगों का जो होगा, वो गांव में भी आज बड़ी लाइन बन गई है। और हम जाते तो हम कंफ्यूज हो जाते कि ये गांव है कि नहीं है। हमको 2 बार फोन लगाना पड़ता कि वाह यही गांव जा रहे क्या हम, नहीं तो फिर बड़ा सड़क तो फिर सिटी में मालूम पड़ जाता। अभी लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जाओ तो क्षेत्र में मालूम पड़ रहा कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप वही बोलेंगे महंगाई बढ़ेंगे महंगाई, लेकिन